आए दिन घर में झगड़े होना, बीवी से ना बनना और छोटे से लेकर छोटे खर्चा भी मैनेज ना कर पाना, ये सारी चीजें देविंदर को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करने लगी थी। देविंदर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज को चुना। देविंदर ने अपनी पहले क्राइम को अंजाम दिया और यह पहला क्राइम कोई छोटी मोटी नहीं थी। ये सारी 15 लोग मिलकर टैक्सी ड्राइवर का गला घुटने लगे और ये देविंदर अपने पहले मर्डर से लगभग 20 से 25 हजार कमाए। उसने जितने भी मर्डर किया सब में एग्जैक्ट वही सेम तरीका यूज करता। यह तरीका भी अब ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। दोस्तों, मैं हूँ एलोन वन जर्नलिस्ट। चलो आप बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट डिस्कस द केस ऑफ ए डॉक्टर टर्न सीरियल किलर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे पीछा छुड़ाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। उसने अपने लाइफ में चलते फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने के लिए 2 या 3 नहीं बल्कि 50 से ज़्यादा लोगों की जान ली गई, जिसके बाद ये खुद भी बर्बाद हो गए। देवेंद्र शर्मा का जन्म राजस्थान के चलवार के एक नॉर्मल किसान परिवार में हुआ था। उसका जीवन पहले एक नॉर्मल इंसान का था जो अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करता था। फैमिली के लिए वो एक जिम्मेदार बेटा और शादी के बाद वो एक जिम्मेदार पति भी रहा। साल 1984 में बिहार से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी से ग्रेजुएशन करी थी, जिसके बाद उसने अपना एक प्राइवेट क्लिनिक ओपन करी जो लगभग 11 साल तक उसने काफ़ी मेहनत से चलाया भी। मगर उतना खास प्रॉफिट ना होने के कारण उसने क्लिनिक को बंद कर दिया। देविंदर को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने अपना 11 साल तक चलते हुए क्लिनिक को बंद करने के बाद एक गैस एजेंसी लेने का सोचा, जिसके लिए देविंदर ने 11 लाख रुपए इन्वेस्ट भी करे थे। लेकिन वो 11 लाख रुपए पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, क्योंकि जिस इंसान ने इस गैस एजेंसी वाला आइडिया रखा था देविंदर के सामने, वो असल में एक स्कैमर निकला। इतना ज़्यादा फाइनेंशियल सेटबैक के बाद देविंदर का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, जो कहीं ना कहीं उसके पर्सनल लाइफ को भी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करने लगा। आए दिन घर में झगड़े होना, बीवी से ना बनना और छोटे से लेकर छोटे खर्चा भी मैनेज ना कर पाना, ये सारी चीज़ें देविंदर को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगी थी। अब उसे आसानी से इस कंडीशन से बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या करे जिससे वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार पाए। ऐसे में अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो ये सोचता कि मैं जल्दी से कोई जॉब कर लूँ ताकि कम से कम घर का खर्चा संभाल पाए। लेकिन देविंदर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज को चुना। साल 2001 देविंदर ने अपनी पहले क्राइम को अंजाम दिया। अब देविंदर, जो कि एक डॉक्टर, वो सीरियल किलर में बदलने लगा और यह पहला क्राइम कोई छोटी मोटी नहीं थी बल्कि एक मासूम बेगुनाह टैक्सी ड्राइवर की जान लेकर करा। इस क्राइम में देविंदर के साथ उसके कुछ दोस्तों ने भी किया था। वो लोग पहले तो एक सुनसान सी जगह में जाकर टैक्सी बुक करते हैं, टैक्सी में बैठते हैं और फिर एक ऐसी जगह में चले जाते हैं जहाँ पे आसपास कोई भी ना हो, और फिर प्लान के मुताबिक ये सारी 15 लोग मिलकर टैक्सी ड्राइवर का गला घुटने लगते थे। तब तक गला दबा के रखते थे जब तक वह टैक्सी ड्राइवर जीने की उम्मीद ना छोड़े। एक अकेला टैक्सी ड्राइवर इतना सारे के खिलाफ क्या कर पाएगा? बेचारा, जिसको पता ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। वो टैक्सी ड्राइवर ने चिल्लाने की भी कोशिश करी, भागने की भी कोशिश करी और कोशिश करी, मगर एक समय के बाद ड्राइवर की कोशिश फेल होने लगी। ड्राइवर के मूवमेंट होना बंद हो गए, मतलब ड्राइवर की सांसें रुक चुकी थी। कत्ल करने के बाद देविंदर और उसके साथियों ने लाश को फांसी एक नदी में डाल दिया, जिसमें कई सारे मगरमच्छ थे। वहाँ पे जितने सारे मगरमच्छ थे उन्होंने उस लाश को पूरी तरह से खा ली, जिसके बाद फोरेंसिक के लिए बॉडी ही नहीं मिली, जिससे कोई फोरेंसिक एविडेंस ही नहीं बचा। कत्ल करने के बाद देविंदर उस टैक्सी को एक इलीगल मार्केट में बेच दिया। टैक्सी के पार्ट्स को तोड़कर
अलग अलग दाम पर बिक्री करी गई और ये देविंदर अपने पहले मर्डर से लगभग 20 से 25 हजार कमाए। इस कोतवाल ने देविंदर को सिर्फ पैसा नहीं दिया, बल्कि इस कोतवाल ने देविंदर को दिया था एक अलग कॉन्फिडेंस कि वो खून कर भी गुजारा कर सकता है। अब ये देविंदर एक सिस्टमेटिक तरीका बनाता है टैक्सी ड्राइवर का मर्डर और फिर बॉडी को क्रोकोडाइल एरिया में डिस्पोज और टैक्सी के अलग अलग पार्ट्स को तोड़कर इलीगल मार्केट में जाके बेचना। यह मेथड इतना सफल था कि अब देविंदर आगे चलकर बिना किसी हेजिटेशन के अपने सीरीज ऑफ मर्डर शुरू कर दिए। कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने एक के बाद एक सिर्फ एक साल में 10 से 12 टैक्सी ड्राइवर का सफाया कर दिया और ये सारे टैक्सी ड्राइवर्स राजस्थान के आसपास ही एरिया में रहने वाले थे। उसने जितने भी मर्डर किया सब में एग्जैक्ट वही सेम तरीका यूज़ करता, बल्कि हर मर्डर के साथ उसका तरीका और ज़्यादा रिफाइन होता जाता। शुरुआत में जब टैक्सी ड्राइवर्स के फैमिली वाले कंप्लेन दर्ज कराते तो पुलिस को लगता कि यह सिर्फ एक मिसिंग पर्सन का कंप्लेन है और साथ ही साथ पुलिस को यह भी लगता कि ये सारे अलग अलग केस है। मगर सारे केसेस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज होने के कारण पुलिस को शौक होने लगा कि हो ना हो सबके पीछे एक ही इंसान का हाथ है। मगर फिर भी वो इंसान कौन था, इस बारे में पुलिस के पास कुछ भी एविडेंस नहीं था, क्योंकि क्राइम होने के बाद ना किसी ड्राइवर मिल रहा था और ना कोई बॉडी और ना कोई टैक्सी। अब साल आता है 2003 से 2004। देविंदर जो कि अभी राजस्थान के आसपास ये सारे शिकार कर रहा था, अब वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली हाईवे में भी जाकर वो शिकार करने लगा। लेकिन अभी भी इसका क्राइम सीरीज का जो पैटर्न था वो बिल्कुल भी सेम था, थोड़ा सा भी नहीं बदला था। वहाँ पर जाता, शिकार ढूंढता और फिर उसको मारता और फिर मगरमच्छ खा जाते थे और उसके बाद टैक्सी को अलग अलग पार्ट में तोड़कर इलीगल मार्केट में बेच देता था। यह तरीका भी अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। एक दिन पुलिस को खबर आती है कि ये जितनी भी मिसिंग टैक्सी थी इनके पार्ट्स इलीगल मार्केट पर बेची जा रही है। स्पेयर पार्ट्स का इलीगल नेटवर्क राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पर चल रहा होता, जिसका लीडर और कोई नहीं बल्कि खुद देविंदर शर्मा था। पुलिस को एक और टिप मिली कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एक गैंग काम कर रही है जो टैक्सी और टैक्सी के स्पेयर पार्ट्स के इलीगल ट्रेड में इन्वॉल्व है। पुलिस अब अपना एक अंडर कवर एजेंट उस इलीगल मार्केट में बेच देते हैं कुछ स्पेयर पार्ट्स के साथ। वो आ जाता है और डील करता है और जितने भी हो सके उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, जहाँ से उसको देविंदर और उसके गैंग मेंबर्स के इन्फॉर्मेशन मिलती है। पुलिस अब देविंदर के एक गैंग मेंबर को उठा लेती है और उसके साथ इंटरोगेशन शुरू करती है। इंटरोगेशन में आगे चलकर वो जो मेंबर होता है वो देविंदर के सारे पर्दा फाश कर देता है। उस गैंग मेंबर ने बताया कि देविंदर शर्मा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो कि दुनिया के सामने मुकुटा पहनता है। दुनिया को लगता है वो एक डॉक्टर है, अपना क्लिनिक संभाल रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, पर असल में वो मर्डर्स और इलीगल एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करता है। पुलिस ने देविंदर और उसके गैंग को पकड़ने के लिए एक ट्रैप सेट की। एक डमी कस्टमर को उस ब्लैक मार्केट में टैक्सीज के स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए भेजा गया। देविंदर और उसका गैंग ट्रैप में फंस गए और पुलिस ने उनको रेड हैंडेड अरेस्ट कर लिया। अब देविंदर पहले तो बिल्कुल डिनाई कर देता है, वो तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसे इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता। बट पुलिस के पास बहुत ठोस एविडेंस थे और साथ ही साथ उसके गैंग मेंबर की बोली हुई सारी बातें भी थी जो कि रिकॉर्ड की गई थी। तो उतना एविडेंस काफ़ी था जिसमें देविंदर गुनाहगार साबित होता है। अब समय आता है देविंदर का इंटरोगेशन का और यह देविंदर ज़्यादा टाइम तक पुलिस के इंटरोगेशन के सामने ठीक नहीं पाता और एक के बाद एक अपने किए गए क्राइम को कन्फेस करना शुरू कर देता है। देविंदर ने बताया उसने 2001 से 2004 के बीच लगभग 50 से ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर्स के मर्डर किए और हर मर्डर के ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना था। उसने स्टेप बाय स्टेप
तरीका समझाया कि कैसे वो पहले टैक्सी हायर करता था, फिर उनकी बॉडी को ऐसी तालाब में फेंकता था जहाँ बहुत सारे मगरमच्छ होते थे ताकि बॉडी मिले ही नहीं। फिर टैक्सी के पार्ट्स का इलीगल ट्रेड करता था ताकि टैक्सी भी ना मिल पाए और तगड़े पैसे भी मिल जाए। देविंदर का ये जो कन्फेशन था ये पुलिस के लिए एक शौक था, क्योंकि देविंदर ने जब ये सब बता रहा था किसी को लग ही नहीं रहा था कि वो अपनी की गई क्राइम्स के बारे में बता रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल स्टोरी सुना रहा है, जैसे कि कोई किसी बच्चे को कहानी सुनाते हैं। वैसे ही उसके फेस पे बिल्कुल भी इमोशन नहीं थे। पुलिस को लग रहा था कि अब उसने बता दिया, 50 से ज़्यादा लोगों के साथ ये सब कर चुका है, तो शायद ये उसका स्टोरी का अंत होगा। इतना सब कन्फेस करने के बाद देविंदर ने जो बताया वो खुद पुलिस को शॉक कर गया, क्योंकि एक और ऐसा क्राइम था जो कि देविंदर कर रहा था और वो भी साल 1994 से कर रहा था। देविंदर ने खुद कबूल करा कि उसने साल 1994 से 2004 के बीच राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के एक क्लिनिक के साथ मिलकर इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का बिजनेस भी करा है। इसने 10 साल में करीबन 125 किडनीज ट्रांसप्लांट करी थी। इस बिजनेस से उसे करीबन 5 से 7 लाख रुपए पर ट्रांसप्लांट मिला करते थे। मतलब एक ट्रांसप्लांट का 5 से 7 लाख रुपए, और उसने टोटल 125 ट्रांसप्लांट करे थे। बाकी आप सोच सकते हो इतना तो समझदार हो आप। तो ये सब सुनकर पुलिस का तो मानो होश ही उड़ गए थे। वो तो सिर्फ एक मर्डर को ढूंढने गए थे एंड निकल के आता है ये सब असलियत, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट को ऑपरेट करता था। पुलिस के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि ये ब्लैक मार्केट पिछले कई सालों से चल रही थी, जिसके बारे में किसी को बिल्कुल भी अंदाज तक नहीं था। खैर, देविंदर पर मर्डर, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल ऑर्गन ट्रेड्स के चार्जेस लगाए गए। उसके हर एक मर्डर के लिए अलग अलग केस दर्ज करा गए। देविंदर के क्राइम का स्केल इतना बड़ा था कि हर एक मर्डर के लिए, हर केस के लिए एविडेंस इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। बॉडी का मगरमच्छ वाले रिवर्स में डिस्पोज होने के कारण फोरेंसिक एविडेंस मिलना इम्पॉसिबल था। पुलिस ने थोड़ा बहुत एविडेंस, कन्फेशन और गैंग मेंबर्स की स्टेटमेंट्स का यूज करा। देविंदर के ट्रायल कंप्लीट करने में 4 साल लग गए और 2008 में कोर्ट ने देविंदर को मल्टीपल काउंट्स ऑफ मर्डर, किडनैपिंग और इलीगल ऑर्गन ट्रेड्स के लिए गिल्टी पाया। कोर्ट ने कहा कि देविंदर का जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का है। यह मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट के लायक है। देविंदर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई, जिसमें उसे जेल के अंदर अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी। कोर्ट ने कहा कि देविंदर ने न सिर्फ इंसानों के खिलाफ जुर्म किया, बल्कि लॉ और मेडिकल एथिक्स का भी वायलेशन करा है, और साथ ही साथ उसके सारे गैंग मेंबर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। देविंदर की वजह से कई सारे औरतें सड़कों पर आ गए, जिनके पति टैक्सी ड्राइवर थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, जिनकी गोर में एक लौते ऐसे कमाने वाले मर्द ऐसे ही शिकार हो गए। देविंदर के खुद फैमिली मेंबर्स ने जब उनको पता चला कि देविंदर एक ऐसा इंसान है जो ये सारी चीज़ें करता है, उन्होंने देविंदर से सारे रिश्ते काट कर लिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम इससे बाहर आने के लिए एक ऐसा रास्ता चूज कर ले जिसका अंजाम इतना भयानक हो और फिर हमेशा अंदर रहना पड़े। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत लोग आपके ऊपर हंस रहा है, क्या पता काल वो लोग अपने हंसी पर रिग्रेट फील करें। तो किस्मत सबका बदलता है, चाहे थोड़ा हो या फिर बड़ा हो। यह था आज की इस वीडियो। चलो फिर मिलते हैं और किसी डेंजर केस के साथ।